किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सबसे कमजोर तबके के जीवन में बदलाव लाना ही वास्तविक विकास। किसानों के रूप में भारत के पास है स्किल्ड मैन पावर की बड़ी ताकत। ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एग्रीमिशन के जरिए कृषि को बनाया जा रहा है उन्नत। हरियाणा सरकार ने पशुओं के चारे की कमी को देखते हुए लागू की हरा चारा बिजाई योजना। किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा अनुदान। योजना के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई तक करना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश के 50 लाख से अधिक गन्ना किसानों में गन्ना और घुलेगा मिठास। चीनी मिलों का होगा आधुनिकीकरण। उत्पादन से लेकर रकबा और चीनी का परता बढ़ाने पर होगा काम। 5 साल में 480 करोड़ की लागत से होगा 14 मिलों का आधुनिकीकरण। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम का युद्ध स्तर पर काम जारी। कई नदियों का जल स्तर घटा। प्रशासन ने कई स्थानों पर राहत शिविर किए स्थापित। 2,84,00,000 लोगों ने राहत शिविर में ली है शरण। और मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडिया सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में कहा कि विकास की जब बात हो तो दृष्टि स्वर्णगीन होनी चाहिए। विकास का मतलब सिर्फ सड़कें या घर बनाना ही नहीं होता, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, तभी सार्थकता और यही वास्तविक विकास है। तोमर ने कहा कि कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि हम कृषि क्षेत्र से विमुख होते गए तो पैसा होने पर भी कृषि उत्पाद उपलब्ध नहीं होंगे। देश की आजादी के समय जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% था, जो धीरे धीरे घटता गया। व बाकी सेक्टर बढ़ते गए, जो तात्कालिक परिस्थितियां थीं। लेकिन आज हमें देखना होगा कि देश में कृषि का क्षेत्र व्यापक है और लगभग 60% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है तथा अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। 86% छोटे किसान हैं, जिनके लिए खेती को लाभप्रद बनाते हुए उन्नत कृषि के रूप में बदलना, वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, डिजिटल एग्रीमिशन तथा निजी निवेश बढ़ाने के जरिए कृषि को उन्नत बनाया जा रहा है। पूर्व सरकारों में कृषि को अपेक्षित प्रधानता नहीं मिली व कृषि विकास के प्रति नजरिया कमजोर रहा, जिससे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी व पर्याप्त साधन भी उन्हें उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा, केसीसी का वितरण, 16 लाख करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा सुरक्षा कवच जैसे अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। कोविड-19 जैसी महामारी में भी अन्नदाताओं ने खाद्य उत्पादन में अग्रणी रहकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि हम दुनिया को भी आपूर्ति कर पाए तथा 80 करोड़ गरीबों को भी मुफ्त राशन केंद्र द्वारा दिया गया। तोमर ने कहा कि किसानों या गरीबों को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये तो स्किल्ड लेबर है। ये मैन पावर हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार ने पशुओं के चारे की कमी को देखते हुए हरा चारा बिजाई योजना लागू की है। इसके लिए किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई तक आवेदन करना होगा। एक किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपए का अनुदान, अधिकतम 10 एकड़ का लाभ दिया जा सकता है, जो कि 1 लाख रुपए प्रति किसान है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत गौशालाएं जिनके पास 100 पशुओं से कम पशु हैं, वो 10 पशुओं पर प्रति एकड़ की दर से चारा चयनित किसानों से सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं। गौशाला अधिकतम 10 एकड़ का चारा प्राप्त कर सकती है। उसके पास चाहे 100 से ज्यादा कितना भी पशुधन हो। किसान व पंजीकृत गौशाला अधिक जानकारी के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट fasal.haryana.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं।
और उत्तर प्रदेश के 50 लाख से अधिक गन्ना उगाने वाले किसानों के परिवारों में गन्ना और भी मिठास घोलेगा। इसके लिए योगी सरकार ने 02 ने अगले 5 साल के लिए मुकम्मल रणनीति तैयार की है। समर्पता में बनी इस रणनीति में मिलों का आधुनिकीकरण, डिस्टिलरी प्लांट, सल्फर मुक्त चीनी के उत्पादन से लेकर गन्ने की उपज, रकबा और चीनी का परता बढ़ाने पर चरणबद्ध तरीके से काम होगा। इस क्रम में प्रदेश सरकारों ने उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की 14 चीनी मिलों की चरणबद्ध तरीके से अपग्रेडेशन की कार्य योजना तैयार की है। इसमें कुल करीब 480 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहले चरण 2022-2023 में अलीगढ़ की साथा, सुल्तानपुर और महाराजगंज नौतनवा का आधुनिकीकरण होना है। इन तीनों मिलों के आधुनिकीकरण में करीब 95 करोड़ रुपए की लागत का पूर्व अनुमान है। दूसरे चरण 2023-24 में कासगंज की, बिलासपुर, बरेली की, सीमाखेड़ा और पीलीभीत की पूर्णपुर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण में सरकार 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तीसरे चरण में 2024-25 में मऊ की घोसी, सीतापुर की महमूदाबाद, पीलीभीत की मिसालपुर और बदायूं की चीनी मिलों का आधुनिकीकरण होना है। इसी तरह 5 साल की कार्य योजना के अंतिम चरण में फर्रुखाबाद की कायमगंज, मुजफ्फरनगर की मुरैना, शाहजहांपुर की तिलहर और बागपत की चीनी मिलों का अपग्रेडेशन होना है। बाद के 2 चरणों में जिन 8 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण होना है, उसमें सरकार प्रत्येक चरण में 140 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश फतेहपुर में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन फतेहपुर के कंपनी बाग में उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा किया गया। राज्य मंत्री ने कहा कि फतेहपुर में एक्सीलेंस सेंटर के निर्माण से किसान अपनी आय को बेहतर करने के साधन मिलेंगे। साथ ही इस सेंटर से किसान अपनी फसल को रोग मुक्त और ज्यादा पैदावार के साथ उत्तम किस्म से बेहतर लाभ कमा पाएगा। प्रदेश सरकार जहां किसानों के हित में लगातार प्रयास कर रही है, प्रदेश सरकार का लक्ष्य पूरे उत्तर प्रदेश में 150 एक्सीलेंस सेंटर खोलने का है, जिससे किसान बेहतर लाभ के साथ साथ अच्छी उपज कर सके। आय बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने पहला संकल्प है कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, जिसके क्रम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर लगाए जा रहे हैं और 150 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी और ऐसे लगने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि हम जो वो पेड़ ऐसा होगा जो निरोगी होगा और कम समय में तैयार हो जाएगा, जिसके लिए हम एक अच्छा वातावरण बना करके तैयार करते हैं और किसानों को देते हैं। किसान चाहे तो अपना बीज स्वयं ला करके यहाँ पर पौधे तैयार कर ले, अथवा हमारे विभाग से अच्छे बीज से पौधे तैयार करके हम किसानों को देंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इसी का आज हम लोकार्पण करने आए थे। फतेहपुर के लोगों को मैंने आज समर्पित किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फतेहपुर वासियों को एक अच्छी चीज मिली है और यहाँ का किसान खुशहाल होगा, उनकी आय बढ़ेगी। और उद्यान प्रभारी शब्बीर सैन ने बताया कि फतेहपुर में एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। किसान अब बेमौसम सब्जी की पौध तैयार कर सकते हैं, जिसमें किसानों को नुकसान ना के बराबर होगा। मिनी फार्म एक्सीलेंसी जो है 86 लाख रुपए लागत से यहाँ 2 चेंबर बनाए गए हैं, जिसमें एक टेम्परेचर जिसमें मेंटेन होता है वो अलग है और हार्डनिंग सेंटर अलग है। तो 500 वर्ग मीटर का जो है हार्डनिंग सेंटर है और बीज सोइंग वाला जो है 500 वर्ग मीटर का है। किसान के लिए यहीं इस जनपद के लिए बहुत आसान हो गया है ये कि बेमौसम सब्जी की पौध, वो जैसे बरसात में खास तौर से किसानों का बहुत नुकसान होता है और इतने महंगे बीज आते हैं। खास तौर से किसान फूल गोभी की खेती करते हैं, शंकर टमाटर की खेती करते हैं, बैंगन की खेती करते हैं। इसकी अगर बेहन वो बुआते हैं तो उसमें करीब किसान का कभी कभी 80% जो है जमाव के बाद भी जो है पौधा जो है डंपिंग आप में चला जाता है। शब्बीर हुसैन ने बताया कि एक्सीलेंस सेंटर में सब्जियों की पौध बिना नुकसान के तैयार हो सकती है। किसान अपना बीज देकर 1 रुपये की न्यूनतम फीस देकर पौधे तैयार करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीज न देने पर किसान एक्सीलेंस सेंटर से उच्च क्वालिटी के गुणवत्ता परक पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं। मिनी फार एक्सीलेंसी में है, उसमें हमारा 30 डिग्री 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर
हम अपने उस फाइबर से बने हुए पैक्ड जो है एरिया में उसको हम 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक में फिट कर देते हैं। उसमें हम जो है शंकर टमाटर है, फूल गोभी है, बैंगन है और पत्ता गोभी है और लौकी है, तरोई है, करेला है, ये हम उसमें बोते हैं। और लौकी तरोई जो है 18 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। टमाटर और गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन ये 30 से 32 दिन लगते हैं। किसान के लिए जो है अगर किसान बीज अपना देता है तो उससे जो है हम 1 रुपया लेंगे और जब बीज देगा उसी वक्त हम 50 पैसा जमा करा लेंगे और जब पौधा ले जाएगा जिस डेट की डिलीवरी होगी उस दिन 50 पैसा हम किसान से फिर ले लेंगे। कुल मिलाकर के बीज देने पे किसान से हम 1 रुपया लेंगे। अगर किसान बीज नहीं देता तो हम जो है उसमें किसान से 2 रुपया लेंगे, क्योंकि हमारी बीज की लागत उसमें बढ़ जाती है, इसलिए जो है सरकार ने उसका 2 रुपये रेट फिक्स कर रखा है। तो वो हम सरकारी खजाने में उसको जमा करते हैं। जो एक बीज दे करके किसान हमें पौधे ले जाता है तो उसमें हम 1 रुपया लेते हैं, उसको भी जमा करते हैं, क्योंकि वो पौधे की रिसीट होती है। उत्तर प्रदेश गोंडा जिले को वन जिला वन उत्पाद के लिए मक्का चुना गया है, जिससे यहाँ के मक्का की खेती करने वाले किसान काफी खुश हैं। मक्के की खेती के लिए यहाँ के किसानों को रबी, खरीफ, जायद के फसलों के लिए अलग अलग मौसम की जरूरत नहीं होती है। मक्का की पैदावार सारे मौसम में हो रही है। ताज़ा हरे भुट्टे की मांग भी काफी बढ़ गई है। इन किसानों के फसलों को विक्रय करने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गोंडा जिले में सारी भूमि उपजाऊ है। मक्का की खेती हर किसान करने लगा है, जिसमें लागत भी कम आ रही है और मांग भी ज्यादा है। मक्के की खेती ज्यादातर तराई क्षेत्र में की जाती है। शैलेंद्र कुमार शाही, उप निदेशक कृषि अधिकारी, ने बताया कि जिले में करीब 53,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है। प्रति हेक्टेयर में 30 से 35 कुंतल मक्के की पैदावार होती है। जिले में मक्का की पूरे वर्ष पैदावार होती है। जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि जिले में 3 SPV का गठन किया गया है, जो लावाटिपरा, महाराजगंज, तरबगंज और परस्परपुर के लिए स्वीकृति शासन में भेजी गई है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना केलो डैम 10 सालों के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल रायगढ़ जांजगीर जिले के 335 गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए केलो बांध परियोजना की स्थापना की गई थी। बांध से 16 किलोमीटर की मुख्य नहर के साथ शाखा नहरों का निर्माण होना था, लेकिन नहरों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। लेट लतीफी की वजह से 525 करोड़ की इस परियोजना की लागत 975 करोड़ तक जा पहुंची है। इस बांध की 24,000 क्षमता है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 7,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही है। योजना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि नहरों के निर्माण के दौरान जमीनों का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण न होने की वजह से परियोजना में देरी हो रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य शासन की उदासीनता की वजह से योजना की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। नतीजतन नहरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। रुख करेंगे असम का। असम के अधिकांश जिले पिछले 10 दिनों से बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस युद्ध स्तर पर काम कर रही है। विभिन्न स्थानों में फंसे लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बचाने के लिए ये टीम दिन रात काम कर रही है और लोगों को भोजन, पानी और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर केंद्र स्थापित किए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 1,395 राहत शिविर और केंद्र काम कर रहे हैं। इनमें से 759 राहत शिविर हैं, जबकि 336 राहत वितरण केंद्र हैं। इन शिविरों में 2,84,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों में कई राहत शिविरों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से भी बातचीत की और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि सभी लोगों को राहत सामग्री मिले। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। आइए देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची।
वहीं बात इसके भाव की करें तो 24 जून को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 23 जून को अरहर का भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 24 जून को 705 रुपए बढ़कर 5,705 रुपए हो गया। यहीं की जंबूसर मंडी में 23 जून और 24 जून को भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन अरहर का कारोबार 5,300 रुपए पर हुआ। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। 23 जून और 24 जून को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 4,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 23 जून को अरहर का भाव रहा 6,450 रुपए, जो कि 24 जून को 50 रुपए बढ़कर 6,500 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से 11 महीनों के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ये 2,55,356 टन था। यानी इस साल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 23 जून को मक्का का भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 24 जून को 300 रुपए बढ़कर 1,800 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। 23 जून को यहाँ मक्का का भाव 1,950 रुपए था, जो 24 जून को 40 रुपए बढ़कर 1,990 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में नरमी देखी गई। 23 जून को यहाँ मक्का 2,450 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 24 जून को 200 रुपए टूटकर 2,250 रुपए पर आ गई। गुजरात की जंबूसर मंडी में 23 जून को मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। 24 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,750 रुपए पर ही टिका रहा। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1,870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपीडा के अनुसार 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का ही निर्यात हो पाई थी। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। और अब बात मौसमी खेती की, आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के की कटाई कर सकते हैं, साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें, इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें।
आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें, वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई के लिए समय उचित है। साथ ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाएं। अदरक के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी शेलॉस अलमाउ की यात्रा करेंगे। पीएम द्विपक्षीय बैठकों के साथ ही जर्मनी में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जो हुआ उस पर ANI से विशेष बातचीत की। गृह मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। गृह मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के केवड़िया में चल रहे युवा मामले और खेल राज्य मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित परमाणिक और 15 राज्यों के खेल और युवा मंत्री और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राजधानी दिल्ली में अपने आवास पर सेलिब्रेटिंग डे ऑफ द सी फेयर कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नाविकों ने देश के साथ साथ दुनिया को भी जोड़ा है और आने वाले दिनों में भारत की ये ताकत और भी मजबूत होगी। महाराष्ट्र में गहराया राजनीतिक संकट, न्यायालय में जाने के आसार दिखने लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिलवार द्वारा किए जा रहे धराधर फैसले से खार खाए निर्दलीय विधायक सदन के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी की नियुक्ति पर मोहर लगाने एवं उद्धव खेमे द्वारा 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के निवेदन पर नोटिस जारी करने जैसे फैसले के बाद निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 196.94 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
देश भर में पिछले 24 घंटों में 15,940 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,425 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.58% हो गया है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं